नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार। कोटा के रिपब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय संस्कृत, और संस्कृत में पढ़ेंगे हम पहला टॉपिक संधि, 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं संस्कृत की। तो यद्यपि संस्कृत एक बहुत प्राचीन भाषा है, तो इसकी व्याख्या करना थोड़ा विकट है। फिर भी यदि हम देखें कि संस्कृत भाषा में इस संस्कृत शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो सम उपसर्ग प्लस क्री धातु त प्रत्यय, सम उपसर्ग में हमने जोड़ा क्री धातु को और अंत में हमने जोड़ा त प्रत्यय को। इसका अर्थ होता है भूतकाल। क्री का अर्थ होता है करना, और सम का मतलब होता है ठीक प्रकार से, अर्थात जो कुछ भी अच्छे से या ठीक प्रकार से किया गया है उसको हम संस्कृत कह सकते हैं। तो भाषा के आधार पर शुद्ध और परिष्कृत भाषा जो है, जिसका निर्माण ठीक नियमों के आधार पर किया गया, उसको हम कहेंगे संस्कृत। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा को जानने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, या यूं कहे कि निम्न स्तर से हमें जो जानकारी होनी चाहिए, वहां से लेकर के स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से 9th और 10th के विद्यार्थी इस संस्कृत सब्जेक्ट में पारंगत हो सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। क्योंकि संस्कृत एक भाषा है, तो भाषा का जो स्वरूप होता है वह अत्यंत विस्तृत होता है। भास धातु प्लस त प्रत्यय प्लस टा, यानी कि भास धातु में त प्रत्यय जोड़कर अंत में टा प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होता है भाषा। और भाषा का सामान्य अर्थ होता है हम अपने भावों और विचारों को किसी भी माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं, तो जो माध्यम होता है उसी माध्यम का नाम भाषा है। और भाष का मतलब होता है कहना। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर विद्यमान विचारों को या भावों को हम किसी भी तात्पर्य से अगले को समझा पाए या कह पाए, उसी माध्यम का या उसी साधन का नाम भाषा है। तो भाषा का जो स्वरूप होता है वो बहुत विस्तृत होता है, यानी कि हमारे भावों और विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो इसका स्वरूप बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। भाषा बहुत लंबी होती है, सुबह से लेकर के शाम तक आजीवन हम भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। तो दुनिया में किसी भी भाषा को सीखने के लिए इसके खंड खंड टुकड़े या कड़ियों में इसको हमें सीखना पड़ता है। तो प्रायः जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाषा का जो अत्यंत विस्तृत रूप होता है, इस विस्तृत रूप का अध्ययन हम जब करेंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाषा कितनी विस्तृत है। इसको हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से सीखना शुरू करें, कैसे हमें इसका ज्ञान हो पाएगा। तो इसीलिए जो इसका मनोवैज्ञानिक चरण है वो क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप जिसको हम कहते हैं। तो भाषा एक अत्यंत विस्तृत स्वरूप होता है। अब भाषा किस में बटा हुआ है, तो भाषा की जो छोटी इकाई है उसको हम कहते हैं वाक्य। यानी कि हम एक वाक्य से दो वाक्य, दो से चार, चार से 40, इस प्रकार से हम वाक्य से वाक्यों को जोड़ते चले जाते हैं और भाषा का निर्माण होता चला जाता है। तो भाषा में हम मूल रूप से जब भाषा का हम खंडन करते हैं या भाषा का हम एक टुकड़ा निकालते हैं या भाषा की हम जब कड़ी निकालते हैं, तो इस भाषा की प्रथम सूक्ष्म कड़ी का नाम है वाक्य। अर्थात वाक्यों को जोड़ते चले जाएंगे, भाषा का निर्माण होता चला जाएगा। फिर जब हम वाक्य के टुकड़े करेंगे तो हम पाएंगे कि वाक्यों में से निकल करके आते हैं केवल शब्द। शब्दों को जोड़ करके वाक्य बने, वाक्यों को जोड़ करके भाषा बने। जब हम शब्द के टुकड़े करेंगे तब हम पाएंगे कि इसकी एक और इकाई निकल करके आती है जिसको हम कहते हैं वर्ण।
वर्णों के अर्थवान समूह को शब्द कहा गया, शब्दों के अर्थवान समूह को वाक्य कहा गया और वाक्यों के अर्थवान समूह को हम भाषा कहते हैं। अर्थात हम हमारे भावों और विचारों को जब प्रकट करें तो प्रकट करने का जो माध्यम है वह अर्थवान होना चाहिए। अर्थात किसी के भी समक्ष जब हम प्रकट करने जा रहे हो कुछ भी तो उसका तात्पर्य स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है शब्दों का सार्थक समूह है, यानी 2 या 2 से अधिक, 4, 5, 10 जितने भी शब्द है उन शब्दों का जो समूह बना वो समूह कैसा होना चाहिए? वह समूह सार्थक होना चाहिए। निरर्थक समूह को हम वाक्य की संज्ञा या वाक्य का नाम नहीं दे सकते। शब्दों का जो समूह है वह समूह सार्थक होना चाहिए। राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य है। इसमें राम पुस्तक पढ़ता ये समस्त शब्द है, इन शब्दों का हमने एक समूह बनाया और समूह बना करके वाक्य के रूप में जब हमने प्रकट किया राम पुस्तक पढ़ता है, तो सुनने वाले को इसका जो तात्पर्य है वह पूर्ण रूप से अर्थ सहित उसे प्राप्त हो जाता है। इसको कहा गया सार्थक। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात उनका एक निश्चित अर्थ प्रकट होना चाहिए। जब तक वर्णों के समूह का निश्चित अर्थ प्रकट नहीं होगा तब तक उसे हम शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। तो वर्णों के सार्थक समूह को कहा गया शब्द। सार्थक का मतलब होता है अर्थवान। जैसे मान लीजिए बड़ा सामान्य शब्द है सड़क, इसमें स इन वर्णों का समावेश है, तो इन वर्णों के समूह को हमने कहा सड़क। और सड़क अर्थवान है, इसने अपना अर्थ प्रकट किया तो सड़क एक शब्द है। लेकिन सेम वर्णों का यदि हम एक अन्य शब्द बनाते हैं ड़ स क, यद्यपि जो वर्ण सड़क शब्द में है वही वर्ण रसक शब्द में भी है, लेकिन यह वर्णों का समूह होते हुए भी निरर्थक है, इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। तो जब तक वर्णों के समूह का अर्थ प्रकट नहीं होगा उसको हम शब्द नहीं कहेंगे, और जैसे ही वर्णों का समूह अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर देगा उसको हम शब्द कहेंगे। फिर हम आते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण की परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा की वह सूक्ष्मतम इकाई या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके पुनः टुकड़े न किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि भाषा का जो स्वरूप होता है वह अत्यंत विस्तृत स्वरूप होता है। तो भाषा का अध्ययन करने के लिए हमने इसके टुकड़े किए। भाषा की एक यूनिट, एक इकाई बनी वाक्य, फिर वाक्य की एक यूनिट शब्द, फिर शब्द का यूनिट, अर्थात ये सारी की सारी इकाइयां किसकी है? भाषा की। तो भाषा की वह इकाई जिसके पुनः टुकड़े न किए जा सके, तो सबसे छोटी इकाई भाषा की एक इकाई थी वाक्य, इसके हमने टुकड़े किए शब्दों में। शब्द की एक जो भाषा की एक इकाई थी शब्द, इसके हमने टुकड़े किए वर्णों में। अब भाषा की एक इकाई है वर्ण, लेकिन इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ देखिए राम पुस्तक पढ़ता है। मान लीजिए हमने भाषा का प्रयोग किया, बोलने से लेकर के लेखन से लेकर के हमें किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन करना, हमें कुछ भी अपने भावों और विचारों को प्रकट करना है तो हम वाक्यों के माध्यम से प्रकट करेंगे। हम वाक्य बोलते चले जाएंगे, जब हमने खंडन किया, टुकड़ा किया तो एक वाक्य निकल करके आया, और इस वाक्य में से हमने फिर शब्दों को अलग किया। एक शब्द है राम, फिर एक शब्द है पुस्तक, एक शब्द है क्रिया शब्द पढ़ता है, तो अलग अलग शब्द निकल करके आए। तो भाषा का टुकड़ा हमने, भाषा के टुकड़े हमने वाक्यों में कर दिए, वाक्य के टुकड़े हमने शब्दों में कर दिए, और शब्द के टुकड़े हम करेंगे वर्णों में। तो जब हम वर्णों की बात करेंगे तो रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। अब ये सूक्ष्मतम इकाई है, आप इस रे के टुकड़े नहीं कर सकते।
तो कहने का मतलब भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके पुनः टुकड़े न किए जा सके उसको कहा जाएगा वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य, और यूं भी कह सकते हैं कि वाक्यों के सार्थक समूह को जिसका हम प्रयोग हमारे भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए करते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। तो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रारंभिक चरण है तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर आगे आपके जो सिलेबस में जो जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने अभी अभी पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके पुनः टुकड़े न किए जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक, दुनिया में किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वह है वर्ण ज्ञान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण की परिभाषा हमें ज्ञात है तो हम अब पढ़ते हैं इसके प्रकार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके पुनः टुकड़े न किए जा सके उसको वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहले संस्कृत में कहा जाए अच, या इसको हम कह सकते हैं स्वर। दूसरा इसका जो प्रकार है उसको हम कहते हैं हल या व्यंजन। तो वर्ण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, अच या स्वर, हल या व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का स्वतः उच्चारण हो उन्हें हम कहते हैं स्वर, नंबर 1। नंबर 2, हल या व्यंजन हम किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े या स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का हम उच्चारण ना कर पाए या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना असंभव हो उन वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन। तो मुख्य रूप से आपके वर्ण जो है वह 2 प्रकार से विभक्त होते हैं, अच या स्वर, हल या व्यंजन। अब इसमें 2 प्रकार की बातें, हिंदी भाषा के अंदर हम पढ़ते हैं स्वर व्यंजन, संस्कृत भाषा में हम पढ़ते हैं अच या हल। अब इसे अच क्यों कहा जाता है और हल क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए हम छोटा सा एक बार देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण के अंदर माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोग किया है जिनके आधार पर संपूर्ण व्याकरण का निर्माण हुआ है। तो उन माहेश्वरी सूत्रों में ऐ से लेकर के च तक के अक्षरों को अच कहा जाता है जिसमें स्वर निकल करके आते हैं, और है से लेकर के ल तक के अक्षरों को हल कहा जाता है जिसे हम कहते हैं व्यंजन। तो सारे के सारे हल और स्वर, इस आधार पर इनका नामकरण हुआ अच और हल, जिसे हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। यह एक अलग विषय है, हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि वर्ण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वरों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो वैसे तो स्वरों का जो वर्णन संस्कृत व्याकरण में प्राप्त होता है वो अत्यंत विस्तृत है, हमें वहां तक पहुंचना नहीं है। स्वर हर्ष, दीर्घ, प्लुत, फिर प्लुतों के भी भेद हो जाते हैं। तो हमें सामान्य तौर पर यह देख लेना है कि स्वर कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के जो काम आने वाली विषय वस्तु है उसमें हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर मूल रूप से हमें इतना ही ध्यान रखना है कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ का सामान्य अर्थ होता है बड़ा और ह्रस्व का सामान्य अर्थ होता है छोटा। तो देखिए संपूर्ण व्याकरण में हम जितने भी नियम पढ़ेंगे, जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात जान लेनी है कि संस्कृत भाषा या दुनिया की किसी, मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया की किसी भी भाषा के या ग्रामर का जब आप अध्ययन कर रहे हो तब आप यही पाएंगे कि भाषा के जो नियम होते हैं वह नियम लिखने पर आधारित नहीं होते हैं, वह नियम केवल बोलने पर आधारित होते हैं। क्योंकि मनुष्य ने बहुत सालों पहले बोलना सीखा और बहुत सालों बाद में लेखन कला में ऋग्वेद से प्राप्त हुई। ऋग्वेद को प्रारंभिक लेखन कला का जो प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, वहां से मनुष्य ने लिखना सीखा। लेकिन बहुत
करोड़ों सालों, हजारों, लाखों सालों से पहले से व्यक्ति बोलता चला आ रहा है। तो जितने भी भाषा के नियमों के संशोधन, जितने भी व्याकरण के नियम, उनका जो मूलभूत आधार होता है वह लिखने से संबंधित नहीं होता है। वह बोल आप संधि पढ़ेंगे, समास, जितने भी आप व्याकरण के नियम पढ़ते हो, उन नियमों का जो आधार बेस है, किस आधार पे नियमों का निर्माण हुआ है, तो भाषा को बोलने के आधार पर नियमों का निर्माण हुआ है, लिखने के आधार पर नियमों का निर्माण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि स्वर दो प्रकार का, एक दीर्घ है, एक ऋस्व है। तो ऋस्व का मतलब छोटा, तो छोटा यहाँ पर हाइट या लंबाई चौड़ाई से मतलब छोटा, मतलब बोलने में। तो ऋस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो यानी कि इसका प्रमाण जो व्याकरण में मिला है उसको मोटे तौर पर जान सकते हैं 1 सेकंड, या इसका अर्थ होता है एक पल या एक क्षण। हमारी आंखों की पुतलियां जितनी देर में झपकती है, उतने समय में जिस किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम कहते हैं ऋस्व। उससे दुगुने समय में जिसका उच्चारण होता है उसको हम कहते हैं दीर्घ। अनेकों प्रकार के प्रमाण हैं, हमें सामान्य तौर पर यही जान लेना है, ऋस्वों की संख्या होती है 5 और दीर्घों की संख्या होती है 8। जब आप पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या पढ़ेंगे, आप मूल स्वरों की संख्या पढ़ेंगे, आप सामान्य स्वरों की संख्या पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। मूल स्वर 9 होते हैं, सामान्य 13 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 21 या 22 होते हैं। तो उतना हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि स्वरों की संख्या होती है 13, ऋस्व स्वरों की संख्या होती है 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। अब ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए अ, ई, उ, री और ली, यह 5 आपके होते हैं ऋस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो अ, ई, उ, री, ली, ये होते हैं छोटे स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 8 होते हैं बड़े स्वर। तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 13। फिर हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों की जो संख्या होती है मूलतः वह होती है 33। इसमें भी बहुत प्रकार का योग हुआ है, व्यंजन जो अलग होते हैं। फिर आप जो है संयुक्ताक्षर भी इसी के अंदर गणना हो जाती है। तो हमें मूल इतना ही ध्यान रखना है, व्यंजनों की संख्या होती है 33। और व्यंजनों का जो बंटवारा है वह बंटवारा है वर्गों में। वर्गों की संख्या होती है 5 और प्रत्येक वर्ग के अंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर होता है। तो सबसे पहला वर्ग जो है वह है क वर्ग। क, ख, ग, घ, न। दूसरा जो आपके वर्ग होता है वह होता है च वर्ग। और च वर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा वर्ग होता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, ध, म। तो क से लेकर के और मैं तक के अक्षरों को कहा गया नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। व्यंजन जब हम पढ़ेंगे मूल रूप से तो ये होते हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहले जो है वह है स्पर्श व्यंजन। तो बच्चों, दोस्तों, मित्रों, जो कोई भी वीडियो देख रहा है उसके लिए जब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे संधि, तो आपको संधि जो पूरा आप व्यंजन संधि आगे चल करके जब पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको इतना जरूर ध्यान दे लेना है कि वर्ग जो 5 है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं। सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर होता है। तो
ये क च ट ट प ये वर्ग के पहले अक्षर हैं। जब आगे चलकर हम नियम पढ़ेंगे वर्ग का पहला अक्षर दूसरा, तो वहां भ्रमित ना हो, इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा ध्यान दे लेना है कि वर्ग के प्रथम अक्षर ये क च ट ट प, द्वितीय अक्षर जो होते हैं ख छ ठ ठ फ, तृतीय अक्षर होते हैं ग ज ड ड ब, चतुर्थ अक्षर होते हैं घ झ ढ ढ भ, और पंचम अक्षर जो होते हैं वो होते हैं ग य न न म। तो इन 25 अक्षरों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अर्थात मुख भाग के अंदर हमारी जिह्वा इनका उच्चारण करते समय कहीं न कहीं टच स्पर्श होती है। तो जिह्वा स्पर्श होने के कारण इन समस्त व्यंजनों का नाम जो है वह है स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरे व्यंजन जो हम पढ़ेंगे उनको कहा गया अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4। कौन कौन से? य, व, र और ल। ये 4 अक्षरों को अंतस्थ इसलिए कहा गया कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है कि वायु का प्रभाव अंतः स्थित है, हमें किसी भी प्रकार के जो वायु का प्रवाह धकेलने की आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से इनका नामकरण किया गया अंतस्थ। और तीसरे प्रकार की जो व्यंजन है उनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, अर्थात ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु प्रवाहित होती हो, वह तीसरे प्रकार के व्यंजन हैं जिनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, स और है। तो ये हुई आपके सामान्यतः वर्णों की बात। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर व्यंजन, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वरों की संख्या है 13 प्रकार, इनके 2, ऋस्व और दीर्घ। ऋस्वों की संख्या 5, दीर्घों की संख्या 8। ऋस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री और ऋ। दीर्घ स्वर जो होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, ओ। व्यंजन होते हैं टोटल 33 प्रकार होते हैं इसके 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक के 25 व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स, श, स और है। तो आइए आगे हम बात करते हैं इन स्वरों के अंदर जो ये 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, अर्थात इनका निर्माण जो होता है वह होता है ए प्लस ई बराबर ए प्लस उ। आगे गुण संधि में और वृद्धि संधि में हम पढ़ेंगे ए प्लस उ बराबर निर्माण होता है ओ, ए प्लस आई बराबर आई और ए प्लस ओ बराबर औ। तो ये हुआ स्वर और व्यंजन। अब